नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। और रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, और टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा है बीकानेर से, और एंजल वन से प्रथमेश माल्या है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन जो भी किसान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए सलाह है कि अगर खेती किसानी से जुड़ी उनकी कोई परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो वो हमें भेज सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अब हर खेत की कहानी को सरकार तक पहुँचाई जाए, पॉलिसी मेकर तक पहुँचाई जाए। इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं कोई किसान तो अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर, फ़ोन करके भी। इस नंबर पे आप फ़ोन भी करें तो भी आपको जवाब मिल जाएगा, और नॉर्मल मैसेज के जरिए भी आप अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक किसान मौजूद भी हैं, उनका नाम विजय है। उज्जैन एमपी से उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। विजय जी नमस्कार सर, बताइए क्या शिकायत है आपकी सर, और क्या दिक्कतें हो रही है खेती किसानी में? जी सर नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, मैं विजयपाल सिंह बोल रहा हूँ उज्जैन से। हाँ बोलिए सर। मैंने प्याज के रेट के बारे में कुछ अवगत कराया था कि प्याज के रेट की उत्पादन लागत काफी होती है, और किसान का लड़का होने तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इस चीज को उठाऊं। ओके सर, आप किस इलाके में, उज्जैन के आसपास ही आपकी खेती है? जी सर बिल्कुल, उन्हेल क्षेत्र है हमारा, उन्हेल तहसील है, वहीं पे हमारी तहसील है और करौंदिया गाँव है हमारा। ओके, तो आपकी लागत क्या बैठती होगी सर? पर एकड़, पर हेक्टेयर में क्या लागत बैठती क्या होगी आपकी? करीबन 8 से 10 रुपए किलो हमारी लागत लगती है अभी प्याज में। ओके, 8 से 10 रुपए प्रति किलो। और आपको मिल कितना रहा है अभी प्रेजेंट? अगर मार्केट की बात करें तो 6 से 7 रुपए किलो चल रहा है। ओके, यानी आपको थोक मंडी में 6 से 7 रुपए बेचना पड़ता है, और कीमत आपकी जो लागत है वो 8 से 10 रुपए। ये बहुत चिंताजनक बात है। फिर खेती क्यों कोई करेगा? कोई भी किसान क्यों खेती करेगा? किसान खुद सामने से फोन करके ये बता रहा है कि उनकी लागत 8 से 10 रुपए प्रति किलो है और उन्हें भाव मिलता है 7 रुपए। 3 रुपए का नुकसान हर किलो पे उन्हें हो रहा है, तो किसके लिए खेती करे वो? ये बहुत चिंताजनक बात है। फिर आपने कहीं शिकायत दर्ज की है? आपको किसी तरह की मदद मिल रही है सर वहां के लोकल अथॉरिटी से? सर लोकल अथॉरिटी से कोई मदद नहीं मिल रही अभी तो हमको। ओके, मतलब बात करें किसान से ही बात करें हम लोग तो सरकार से ही उम्मीद रखते हैं, पर अभी मेरे को नहीं लग रहा है तो प्रेजेंट में सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। ओके, सरकार का भी आपका ध्यान नहीं है, और ये काफी चिंताजनक बात है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और आप लोगों को बेहतर प्राइस मिले। बहुत सारे इलाके में, खास करके नासिक के इलाके में नाफेड की खरीदारी भी होती है। आपके इलाके में, उज्जैन के इलाके में इस तरह की कोई व्यवस्था वहां के लोकल सरकार ने नहीं की है सर? मुझे जब तक ध्यान है वहां तक मुझे तो याद नहीं है कि वहां तक उन्होंने कहीं व्यवस्था करी है, क्योंकि अगर करते तो हम लोग उसमें बेचते हैं। ओके, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपकी आवाज स्वदेश की आवाज के जरिए सरकार तक पहुंचे, और देश भर के किसान की जो हालत खराब हो रही है, यही वजह है कि उनको अपने लागत के भाव भी नहीं मिलते हैं। और मार्केट में, जबकि आप मार्केट में लेने जाए तो 30 रुपए से कम कहीं भी रिटेल में भाव नहीं है। आप 7 रुपए बेच रहे हैं, 23 रुपए बीच का मार्जिन कौन खा रहा है? ये भी चिंताजनक बात है। ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता होगा? 4, 5, 7 रुपए हो जाएगा, लेकिन 23 रुपए, 30 से 35 रुपए के आसपास रिटेल में भाव है, और आप बेच रहे हैं 7 रुपए। और यही हाल देश के ज़्यादातर किसानों के, सिर्फ प्याज के किसानों की बात नहीं है, देश के ज़्यादातर फसलों में किसानों के यही हाल है। शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं जो भी लोकल अथॉरिटी हो, सरकार हो, उन तक आपकी आवाज़ पहुंचे और इस पर भी ध्यान दिया जाए। और आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन किसानों के, तमाम जो किसान के जो पूरा तबका है उनके लिए ये सवाल थे। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपने दर्शकों के सवालों के, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार हमें कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए सवाल भेज रहे हैं। एक एक करके उनके सवालों को शामिल करेंगे। सिद्धार्थ हैं पहले दर्शक, कानपुर से। इन्होंने सवाल भेजा है कि सोने में किस भाव पर एंट्री करना चाहिए? रवि जी, गोल्ड आज मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन कल से अहम बैठक शुरू हो रही है, क्या सलाह देंगे सिद्धार्थ जी को? मेरे हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो नई एंट्री के लिए वेट कर, एक बार फेड की जो पॉलिसी वो आ जाने दे। मुझे लग रहा है कि जो फेड में जो एक्सपेक्टेशंस है, पर्टिकुलर 25 बेस पॉइंट की करंट पॉलिसी से, उसके बाद 3 और मींस के 75 बेस पॉइंट, और तो फुल 1 पॉइंट की रेट कट की मार्केट एक्सपेक्टेशंस को डाइजेस्ट कर लिया है।
तो मुझे लग रहा है कि जैसे पॉलिसी आएगी आपको कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे एंड प्राइजेस में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर हावी होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स ये पॉलिसी के बाद बढ़ सकता है ऐसा मेरा मानना है। तो मींस के इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार 3610-15 तक के लेवल आ सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में अगर आपको बाई करना है तो 1,08,000 1,08,200 करीब आता है तो ही बाई करना है। यहाँ से 1000 पॉइंट तक की और गिरावट एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। है 1,18,000 के भाव पर चांदी में बिकवाली की है, क्या करना चाहिए भूपेश जी? जी नमस्कार सर। चांदी की नमस्कार। बात करें तो चांदी का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि सॉरी जो भी किसी ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए देखना बड़ा आवश्यक होता है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि अभी बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। कहीं भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी का ही सोचना चाहिए अभी। और बाजार नीचे में 1,27,500 के आसपास या 1,27 के आसपास मिलता है तो 1,26,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करें। अपसाइड में 1,28,800 1,29,100 तक के भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। है पुणे से क्रूड में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, ऑप्शंस का ट्रेड है क्या आपके पास क्रूड ऑयल में? ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है, बट क्रूड दायरे में फंसा हुआ है 5,700 अपसाइड में और नीचे में 5,500, इसी रेंज में रहेगा क्रूड। तो मेरे ख्याल से आप नीचे की तरफ अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 5,500 के करीब मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। 5,420 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में 5,680 के टारगेट। फिलहाल ऑप्शंस में ट्रेड नहीं है क्रूड में। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पे जाना चाह रहे कि क्या करें। रवि जी, कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश जी को? कॉपर में थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, पर्टिकुलर सुबह जो चाइना के डेटा इतने सही नहीं रहे, बट ऑलवेज चाइना के डेटा के साथ यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा होता है कि जब डेटा खराब आता है तब ये पॉजिटिव इस हिसाब से होता है कि पैकेज के एक्सपेक्टेशन लग जाती है, डविश पॉलिसी के एक्सपेक्टेशन लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोनों कमोडिटी पॉजिटिव है, मींस के कॉपर एंड जिंक, एंड वीकनेस साइड एल्यूमिनियम है। तो आई थिंक यही ट्रेंड रहेगा। कॉपर में अगर कुछ करना है 910 के लिए वेट करें, जितना 910 के करीब मिले बाय करें। 903 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 924। आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ यहाँ पे बाइंग करना। चलिए, तो ये राय है मेटल्स को लेकर। अब बात कर लेते मानसून की। मानसून मुंबई में काफी तेज हो गई है, कल रात से ही काफी तेज बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति हो गई जगह जगह। कई सारे निचले इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा पानी का जमावड़ा हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के सीनियर साइंटिस्ट महेश पलावत जी है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मुंबई की रिपोर्ट दे। मुंबई में कल से ही काफी बारिश हो रही है, क्या लग रहा है यहाँ पर कब राहत मिलेगी, कब तक तेज बारिश रहने वाली है मुंबई में सर? देखिए विश्वनाथ जी, अभी एक लो प्रेशर एरिया था जो विदर्भ और तेलंगाना के ऊपर बना हुआ था, अब वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। लेकिन इसका असर जो है वो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो मुंबई में आज रात तक बारिश की संभावना है, अच्छी बारिश होगी, तेज बारिश कई इलाकों में। और कल से बारिश में कमी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक मॉडरेट शावर्स होते रहेंगे। और जो पानी भरने की जो अपना वाटर लॉगिंग है और जो फ्लैश फ्लड आ रहा है, इसमें भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे ये जो मानसून है थोड़ा सा कमजोर होगा, बारिश में थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगले 3 दिनों तक मॉडरेट शावर्स और जो इंटरमिटेंट शावर्स है वो जारी रहेंगे। जी, फुल की बारिश जारी रहेगी, लेकिन कल से मुंबई में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कल तक थोड़ी बारिश है, उसके बाद के दिनों में हल्की बारिश होगी, ये कहना है महेश जी का। सर, ऑल इंडिया को लेकर क्या रिपोर्ट है? ये हफ्ता और आने वाले हफ्ते में कहां आपको लग रहा है कि ज्यादा बारिश होने का अनुमान है? देखिए अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो तेलंगाना के उत्तरी जिलों के साथ साथ महाराष्ट्र में 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद उत्तरी मध्य महाराष्ट्र यानी कि जो नासिक, मालेगांव, जलगांव, संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर से लेकर के विदर्भ के कई इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी। और मुंबई के आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। फिर मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके तेज बारिश दिखेंगे, खास करके आप जो बारिश अभी नहीं हो रही थी जैसे मंदसौर है, नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, ये सारे इलाके बारिश दिखेंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में, क्योंकि बिहार में मानसून काफी ज्यादा कमजोर है, तो अगले 3-4 दिनों तक बिहार में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर बारिश होगी लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मानसून राजस्थान से हटना शुरू हुआ है,
लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका इंट्रैक्शन होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तो अब क्या होगा कि जो पंजाब, हरियाणा इनके पूर्वी जिलों के साथ-साथ दिल्ली में भी हल्की बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में 17, 18, 19 तारीख को हल्की बारिश होगी, जिससे कि मानसून की जो विदाई है कुछ देर के लिए रुक जाएगी और आप कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद से मानसून फिर तेजी से हटना शुरू होगा। तो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में बारिश अभी फिलहाल जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ओके, जी। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ये इलाके ऐसे होंगे जहां पे बारिश जारी रह सकती है। और सर ये भी कहा जा रहा है कि विड्रॉल में देरी भी हो सकती है, अक्टूबर में मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है, एक्सटेंडेड रेनफॉल भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी तो मानसून समय से पहले विड्रॉ होना शुरू हो गया, जैसलमेर से लेकर के आपका बाड़मेर, जोधपुर, ये इलाके से विड्रॉ हो गया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 19 तारीख, 20 तारीख तक पूर्वी राजस्थान वगैरह में और गुजरात में इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी, तो जो मॉइस्चर है बना रहेगा, तो इसलिए थोड़ा-सा डिले हो सकता है। तो 20-22 तारीख के बाद से फिर से मानसून हटना शुरू हो जाएगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 30 सितंबर के बाद ही जाकर, यानी कि अगर ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मानसून हटेगा, तब तक के लिए हल्की-फुल्की बारिश की गतिविधियां वहां जारी रहेंगी। तो मानसून जो है वो समय से ही तो रहेगा, मतलब हटेगा। लेकिन ये जो अगला स्पेल है छोटा-मोटा, ये 3-4 दिन का डिले इसमें कर सकता है। जी। रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपने समझा दी कि क्या कुछ होने वाला है। मुंबई वालों के लिए राहत मिल जाएगी। कल से बारिश की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने दर्शकों के सवालों के जवाब तो हमारे तीनों मेहमान देंगे ही, साथ ही खाने के तेल के मार्केट पर बातचीत करने के लिए वीवी मेहता साहब होंगे। ईडी हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के, उनसे भी बातचीत होगी खाने के तेल के मार्केट पे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जसवीर कंबोज है, कच्चे तेल की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। कच्चे तेल में क्या करना चाहिए भूपेश जी? सर, कच्चे तेल का बाजार अभी एक दायरे में फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि ये दायरा 5,450 से 5,650 के बीच में अभी भी जारी रहना चाहिए। कोई बड़ी तेजी मंदी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लगती, परंतु ओवरऑल मैं कहूंगा कि 5,450 के आसपास अगर बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी करी जा सकती है। 5,380 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 5,650 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं, परंतु ये कॉल पोजिशनली होगी। अगले दर्शक हमारे साथ हसमुख है, अहमदाबाद से, नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, ऑप्शंस का ट्रेड है क्या एनजी में? 270 की स्ट्राइक का पुट खरीदिए, 12 रुपए की प्रीमियम पे मिलेगा ये। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 20 रुपए के लिए। ओके, तो 270 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह यहां पर आ रही है। 12 रुपए में 20 का इसके प्रीमियम का टारगेट है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, नवीन कोठारी है। सवाल है, अगले 15 दिनों में सोना 1,02,000, चांदी 1,15,000 तक फिसल कर आ सकती है क्या? रवि जी, इतनी बड़ी गिरावट आपको सोने चांदी में दिख रही है क्या? 7,000 रुपए की करीब गिरावट सोने में और चांदी में करीब करीब 13-14,000 रुपए की। आपको लग रही है इतनी गिरावट 15 दिनों में? गिरावट जरूर से लग रहा है, बट ये काफी बड़े गिरावट है। मींस के जो टारगेट लेके चल रहे हैं 1,02,000 एंड 1,15,000, आई थिंक ये पॉसिबिलिटीज मुझे कम दिख रहे। फैक्टर्स के ऊपर हालांकि रहेगा, और कितना रेट कट आता है और इसके डॉट प्लॉट एनालिसिस कितना रहता है कि मींस के फ्यूचर में कितने रेट कट की प्रोबेबिलिटी है। ऑल ओवर लग रहा है कि जो बेसिक का हमने आगे भी बात की कि मैक्सिमम मुझे 1,08,000, 1,07,800 तक गोल्ड एंड सिल्वर 1,24,800, 1,25,000, इससे नीचे अभी मुझे लग रहा है डिस्पाइट की पॉलिसी आए इससे नीचे जाए ऐसे फंडामेंटल मुझे अभी नहीं दिख रहे। एंड पर्टिकुलर 1,20,000 से 1,25,000 पे मिल जाता है तो भी फॉर्चुनेट गिनना चाहिए और एक बार एंट्री ले लेनी चाहिए। ओके, तो जितनी बड़ी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं नवीन जी, उतनी गिरावट की उम्मीद नहीं, थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पे दिख सकती है। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, एनजी में क्या सलाह देंगे हर्ष जी को? जी सर, नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी नेगेटिव है। अभी चाहे तो करंट भाव 261 में बेच सकते हैं, अन्यथा 260, 263 के आसपास मिलता है बाजार तो बिकवाली करनी चाहिए। 266 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें नीचे में 258 और 255 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, अगले दर्शक है
आनंद सैनी हैं, कॉपर को लेकर स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, कॉपर की राय क्या है? कॉपर में मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करना चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 910 के करीब 896 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 920 के लिए रहेंगे। प्रियांशु मोदी है, जीरे के भाव का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। जीरे पर क्या राय देंगे रवि जी? इनको क्या सलाह है प्रियांशु जी के लिए? जीरे में मुझे लग रहा है कि एक बेसिक प्राइसेस है वो जब तक फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं होता एक रेंज में ही यहाँ पे प्राइसेस रहेंगे। डाउन साइड 19,100 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे प्राइसेस सपोर्ट लेते रहेंगे और 20,000 के आसपास प्लेसमेंट लेवल है। तो मेरे हिसाब से यही रेंज में आपको अक्टूबर फ्यूचर में कारोबार होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से आज से स्टेगर डिलीवरी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। तो आपको जो भी ट्रेड करना है वो नए कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए। एंड लेवल्स पे बात करें, नई कोई स्ट्रेटेजी बनाए तो 19,400 के जितने करीब मिले वहां पे आपको बाइंग का स्ट्रेटेजी लेना है 19,220 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार 19,880 तक के लेवल आपको जीरा में आते दिख सकते हैं। शेख खाजा हैं, हल्दी का प्राइस आउटलुक क्या है? हल्दी में आगे क्या लग रहा है? भूपेश जी, हल्दी का प्राइस आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है आपको हल्दी में? जी सर, अगर हल्दी की बात करी जाए तो हल्दी के बाजारों में एक रेंज बनी हुई है। वैसे तो बाजार काफी अंडर परफॉर्म किया है पिछले काफी दिनों में, और इस महीने में की बात करी जाए तो इस महीने में तकरीबन 8% अपने हाई से बाजार नीचे है। तो मुझे लगता है बाजार ने एक बार लगभग 12,000 के आसपास का बेस बना चुका है बाजार। तो ये 12,000 के आसपास कहीं भी मिलता है तो बाजार में खरीदारी की सलाह रहेगी। 11,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें। 12,800 एक बार इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके ऊपर निकलने पर मुझे लगता है कि 13,500 तक भी संभावित हो सकते हैं टारगेट। ओके, हल्दी और धनिया पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या बन रही है रवि जी? मेरे हिसाब से धनिया बेटर प्लेस्ड कॉमोडिटी है। हल्दी में थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन का ही माहौल बन रहा है। ऑल ओवर आई थिंक ओवरसोल्ड है तो कुछ बाउंस मिलेगा, बट ऑल ओवर सिनारियो वाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सप्लाई की किल्लत की वजह से धनिया में थोड़ी यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिख सकती है। धनिया में बाई करें 8,130 8,140 के करीब नया फ्यूचर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 8,060 एंड अपर साइड 8,300 तक के लेवल की उम्मीद धनिया में करनी चाहिए। ओके, ग्वार, ये काउंटर हालांकि आज दायरे में था, हल्की तेजी दिखी थी, लेकिन आगे क्या लग रहा है भूपेश जी? जी सर, ग्वार सीड के बाजारों में किसी भी तरीके की रिकवरी एक बार हम सोच रहे थे कि मई जून जुलाई के महीने में कि अच्छी रिकवरी संभावित हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं ऊपर में 5,400 5,550 बार बार इसमें एक सप्लाई जोन के रूप में देखने को मिलता है। परंतु वहीं नीचे की बात करें तो 5,000 से लेकर 4,900 एक अच्छा सपोर्ट भी है। और अभी जो बारिश का दौर है वो बाजार यहाँ से मानसून आउट हो चुका है पश्चिमी रेगिस्तान से। तो बात कर सकते हैं कि बाजारों में हो सकता है 4,900 के आसपास खरीदारी करी जाए कॉन्ट्रेरी, और जिसका स्टॉप लॉस 4,800 के नीचे रखा जाए। 5,200 5,400 के लक्ष्य इसमें पोजिशनली संभावित लगते हैं। एक सवाल गोल्ड और सिल्वर पर आपसे होगा प्रथमेश जी, अगर इस हफ्ते या आज शाम के सत्र के लिए क्या राय बन रही है सोने चांदी में आपकी तरफ से? आज के लिए तो सेल ही बन रहा है दोनों ही काउंटर में। 1,09,350 के करीब गोल्ड का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहिए। 1,09,650 के करीब इसको बेचना टारगेट रखना चाहिए, और नीचे में 1,08,750 का टारगेट। तो ये सलाह है सोने और चांदी को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खाने के तेल को लेकर, क्योंकि खाने के तेल की जो रिपोर्ट अभी आई है उसमें अगस्त में 6% ज़्यादा वेज ऑयल का इंपोर्ट हुआ है। करीब 16,77,000 टन कुल इंपोर्ट अगस्त में देखने को मिला है। पिछले साल अगस्त में करीब 15,63,000 टन वेज ऑयल का इंपोर्ट हुआ था। और नवंबर 2024, क्योंकि नवंबर से ऑयल ईयर की शुरुआत होती है, तो नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के जो आंकड़े हैं उसमें इंपोर्ट घटते हुए दिखा है। लेकिन ये जुलाई अगस्त में लगातार अब बढ़ते हुए ट्रेंड इसलिए दिख रहे हैं इंपोर्ट के, क्योंकि त्योहारी सीजन को लेकर इस दौरान खरीदारी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये खरीदारी ज़्यादा दिख रही है। अगस्त में करीब 10 लाख टन के आसपास पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है। जुलाई में जबकि 8.5 लाख टन के आसपास पाम तेल का इंपोर्ट हुआ था, यानी पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ा है। अगस्त में करीब 3,68,000 टन सोया तेल का इंपोर्ट हुआ है, और जबकि जुलाई में ये करीब 2.5 लाख टन के आसपास हुआ। जुलाई में ये ज़्यादा हुआ था
और जुलाई में सोया सूरजमुखी तेल का जो इंपोर्ट है वो 2.5 लाख टन से ज़्यादा का रहा है। तो ये जो इंपोर्ट के नंबर है आपके सामने हमने रख दिए। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीवी मेहता साहब भी होंगे, ईडी हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के, उनसे समझेंगे कि इस रिपोर्ट की से क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड प्राइमा फेसी जो देखने को मिल रहा है वो पाम और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। मेहता जी, क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? अगस्त के नंबर कैसे दिख रहे हैं इंपोर्ट के सर? एक सेकंड सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सर मेहता जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि अगस्त में पाम और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है लेकिन सोया तेल के इंपोर्ट में कमी देखने को मिली है, क्या वजह रही है? और आगे जिस तरह की बढ़ोतरी दिख रही है जुलाई के महीने, फिर अगस्त में भी बढ़ा इंपोर्ट, क्या आगे यही ट्रेंड चलेगा क्योंकि त्योहारी सीजन चलने वाला है? नहीं, देखिए लास्ट 3 महीने में काफी इंपोर्ट हुआ है, चाहे सोया और सनफ्लावर का ज्यादा है। और नॉर्मली 40-60 का रेशियो आता है, 60% पाम और 40% सॉफ्ट ऑयल है। अगर आप ये साल का आप देखें तो 50% सॉफ्ट ऑयल है, मतलब सोया और सनफ्लावर है, और 50% पाम ऑयल है। और जैसे आप देखें स्टॉक भी काफी अच्छा है, सप्लाई चेन कंफर्टेबल है, फेस्टिवल सीजन में कोई अवेलेबिलिटी का इश्यू नहीं है। और ये साल का जो इंपोर्टेंट देखे आप 7% डाउन है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बट इफ यू ऐड नेपाल से कम 6 लाख टन सोयाबीन ऑयल आया है। जो आप पूछ रहे हैं मेरे को सोयाबीन, तो नेपाल से 6 लाख टन और सोयाबीन तेल आया है। तो ओवरऑल डेफिसिट जो है 7% नहीं 3 या 4% की है। और ऐसा मेरा अनुमान है कि 10 महीने का फिगर के देख के ये साल लास्ट से 160 लाख टन इंपोर्ट हुआ था, हो सकता है थोड़ा कम 155-156 लाख के करीब इंपोर्ट होगा। अगले 2 महीने में भी मेरा वही है कि भाई इंपोर्ट ठीक रहेगा। तो क्या लग रहा है सर, पिछले साल से आप लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं या कम? पूरे ओवरऑल ऑयल ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जैसे मैं बताया 160 लाख टन आया था, ये साल हो सकता है कि 3-4 लाख टन कम आए कंपेयर टू द लास्ट ईयर। उसका रीजन भी अपनी डोमेस्टिक, लास्ट ईयर ग्राउंडनट का क्रॉप अच्छा था, सोयाबीन का ठीक था, मस्टर्ड का ठीक था, तो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बड़ी थी। तो जो हमारी पहले एक समझिए, हमारी हर साल 8 से 9 लाख टन ज्यादा तेल चाहिए, क्योंकि हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन 3 से 4% बढ़ रही है, और साथ में आबादी हर साल 15 मिलियन की बढ़ रही है। तो इसके लिए हमको 8 से 9 लाख टन तेल एडिशन चाहिए। और वो अगर हम साथ में ले, फिर भी अपने वो 8-9 लाख टन का वो जो है वो खत्म करके बाद में भी 3 लाख टन 4 लाख टन कम होगा, ऐसा दिख रहा है ऐसा। लेकिन और एक और चीज भी है, जो प्राइस का लेवल है ऊपर है, तो थोड़ा लोअर लेवल पे, लोअर सेटल सोसाइटी जो लोअर मिडिल क्लास है उससे नीचे है, जो बीपीएल वाले, वहां थोड़ा कंजम्पशन कम होता ही है। जब ये तेल महंगा होता है तो अफेक्टेड वही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पर कैपिटा का जो कंजम्पशन है देश में वो भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ये खपत तो बढ़ती ही है। लेकिन अब कोशिश यही होगी कि अगर घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तभी वहाँ पर इंपोर्ट पे निर्भरता कम होगी, नहीं तो अभी तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव ही दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, वक्त कम था, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए, आप तीनों मेहमानों का, रवि जी, प्रथमेश जी और भूपेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। चलिए, कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।